यार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा गाय के वितरण स्थान से संबंधित नहीं है? थारपारकर गाय पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल सही है। गिर गाय दक्षिण राजस्थान, ये भी सही है। मेवाती गाय पूर्वी राजस्थान, ये भी सही है। और राठी गाय पूर्वी राजस्थान, ये गलत है, क्योंकि राठी गाय राजस्थान में श्री गंगानगर वो हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तर राजस्थान में आते हैं, इसलिए यहाँ पे उत्तर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पूर्वी है, तो इसका उत्तर ये वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे नंबर का, निम्न में से अजमेर भीलवाड़ा किस गाय का वितरण क्षेत्र है? राठी गाय का, थारपारकर का, गिर का और मालवी का। तो गिर गाय का वितरण क्षेत्र है अजमेर और भीलवाड़ा। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? थारपारकर, राठी, साहिवाल और जर्सी। तो देखिए, अगर विदेशी नस्ल आपसे पूछी जा रही तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा जर्सी, क्योंकि थारपारकर भी भारतीय गाय है, राठी भी भारतीय गाय है और साहिवाल भी भारतीय गाय है। जबकि जो जर्सी गाय है ये एक विदेशी गाय है, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह, इंग्लिश चैनल। अगला प्रश्न देखिए, चौथे नंबर का, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी, राठी, साहिवाल और होलिस्टन फ्रीजियन। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन, जिसे एचएफ के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने एक दुग्ध काल के अंदर लगभग 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्याज दुग्ध उत्पादन करती है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है? ऑप्शन में रेड डेन है, जर्सी है, आयरशायर है, होलिस्टन फ्रीजियन है। तो आपसे पूछा है विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा, तो देखो ये चारों की चारों गायें विदेशी है, इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा जर्सी, क्योंकि जर्सी के दूध में लगभग 5.5% वसा होती है। अगला प्रश्न देखिए, छठे नंबर का, उत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? जाफराबादी का, सूरती का, मेसाना का और मुर्रा का। तो देखो इसका उत्तर राइट हो जाएगा मुर्रा। मेसाना और सूरती का दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही जगह है, खेड़ ब्रह्मा बड़ोदरा गुजरात वाला क्षेत्र। जाफराबादी का काठियावाड़ गुजरात है। अगला प्रश्न देखिए आप, मुर्रा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? 11 से 13, 9 से 10, 7.5 और 7। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि मुर्रा भैंस के दूध में वसा, तो मुर्रा भैंस के दूध में होती है 7%, जबकि सूरती के भैंस के जो दूध होता है उसमें होती है 7.5, जाफराबादी में 9 से 10 होती है। जबकि अगर अपन बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वसा किस में होती है, तो बदाऊरी भैंस के दूध में होती है, लगभग 11 से 12% वसा होती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक औसतन वसा किस पशु के दूध में होती है? भेड़, भैंस, गाय और ऊंटनी। तो देखो वो आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक एवरेज वसा, तो सर्वाधिक एवरेज वसा हो जाएगी भेड़ में, क्योंकि भेड़ के अंदर एवरेज जो वसा होती है वो 7.90% होती है, जबकि भैंस में अगर अपन बात करते हैं तो 7.39% होती है। अब आप देखोगे एवरेज में सबसे ज़्यादा भेड़ का हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 12th क्लास की जो बुक आती है डेयरी केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से आपको ये आंकड़े बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, 90 नंबर का, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ निम्न में से किस नस्ल का वितरण क्षेत्र है? गिर गाय का, थारपारकर गाय का, मेवाती गाय का और राठी का। तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो राठी गाय का वितरण क्षेत्र है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, यानी ड्यूअल पर्पज नस्ल है? नागौरी, गिर, रेड सिंधी और थारपारकर। नागौरी भारवाग नस्ल है, गिर दुधारू है, रेड सिंधी भी दुधारू है, जबकि थारपारकर ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, जो दूध का भी काम करती है और बोझा ढोने का भी काम करती है। अगला देखिए, 11वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्ल नहीं है, यानी कि ड्यूअल पर्पज नस्ल नहीं है? जो गाय, देखो गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है दूध उत्पादन वाली, और एक बांटा गया है भार उत्पादन वाली, और एक जो है
वो बांटा गया है द्विप्रयोजनी, यानी जो दूध उत्पादन का भी काम करती है और बोझा यानी भार ढोने का भी काम करती है। तो जो राठी गाय होती है ये ड्यूअल पर्पज है, हरियाणवी भी ड्यूअल पर्पज है, मेवाती भी ड्यूअल पर्पज है, लेकिन जो मालवी नस्ल है ये भारवाहक नस्ल है, यानी कि ये बोझा ढोने का काम करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रश्न अपन से पूछा था निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है, तो वह मालवी नहीं है। तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो देखिए दूध में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो लैक्टोज होता है। ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसे दुग्ध शर्करा या दुग्धम के नाम से भी जानते हैं और ये एक प्रकार का डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। मेरिनो बेड किस देश से संबंधित है? इटली से, स्विट्जरलैंड से, स्पेन से और अमेरिका से। तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है वो है स्पेन। उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला देखिए, अलवर जिले की बहरोड तहसील की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? यानी अलवर जो जिला है उसकी बहरोड तहसील किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? बारबरी का, जमनापारी का, बिट्ठल का और जखराना का। तो उत्तर राइट हो जाएगा, जखराना का उत्पत्ति स्थान है अलवर जिले की बहरोड तहसील। प्रश्न देखिए, गो पशु की सबसे बोनी गाय यानी मिनिएचर गाय कौन सी है? मालवी, नेलोर, बेचूर और नागौरी। तो इसके अंदर हो जाएगा बेचूर। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पक्षी की नस्ल कौन सी है? असिल, कड़कनाथ, व्हाइट लेगोन और व्हाइट रोक। तो युद्ध और क्रीड़ा के लिए जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगी असिल, यानी 16वें के अंदर उत्तर आ जाएगा ए वाला। अगला देखिए, मेसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? सूरती व जाफराबादी, मुर्रा व सूरती, मुर्रा नीली रावी और मुर्रा बदाऊरी। तो ये मुर्रा और सूरती के संकरण से पैदा की गई है और नाम है उस नस्ल का मेसाना। अगला देखिए, मेरिनो बेड किस देश से संबंधित है? तो ये प्रश्न अभी भी आ गया था। मेरिनो बेड का जो उत्पत्ति स्थान है ये स्पेन है। जो ये प्रश्न रिपीट है क्योंकि अभी इससे पहले भी ये प्रश्न पढ़ा जा चुका है। अगला देखिए, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय गाय कौन सी है? पहले पूछा गया था विदेशी गाय, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय गाय कौन सी है। हॉलिस्टन फ्रीजियन, गिर, साहिवाल और राठी। तो देखो भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल। साहिवाल गाय प्रति ब्यात 2725 से लेकर 3175 लीटर प्रति ब्यात यानी कि एक ब्यात के अंदर दूध उत्पादन करती है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि एक ब्यात में दूध उत्पादन कितना होगा, तो वो होता है 2725 से लेकर 3175। बात करें अपन राठी की, तो राठी का दूध उत्पादन होता है लगभग 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से। गिर का भी लगभग इतना ही होता है। हॉलिस्टन फ्रीजियन का होता है 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यात। एक ब्यात का मतलब होता है पशु का दूध देने से लेकर सूखने के बीच वाला समय। अगला देखिए, टोगन वर्ग एक विदेशी नस्ल है भेड़ की, गाय की, ऊंट की और बकरी की। तो टोगन वर्ग जिसको मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है और ये बकरी की सींग रहित नस्ल है। ये भी आपको याद रखना है। उत्पत्ति स्थान इसका स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है? हरियाणवी, कांकरेज, राठी और जर्सी। उत्तर राइट हो जाएगा जर्सी वाला, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 22वें नंबर का, सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं नागौरी नस्ल के, मालवी नस्ल के, कांकरेज नस्ल के, हरियाणवी नस्ल के। देखो अब इसमें सवाई चाल अगर वो पूछ रहा है तो कांकरेज उत्तर जाना चाहिए था, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सवाई चाल वो तेज दौड़ने के लिए फेमस कौन है, तो फिर आपको आंसर मानना है नागौरी, यानी इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, किस जिले में राठी नस्ल के पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं? झालावाड़, भरतपुर, गंगानगर और बाड़मेर। तो देखिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में राठी गाय का वितरण क्षेत्र है, इसलिए गंगानगर ऑप्शन में। तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला।
अगला देखिए, पश्मीना नस्ल है किसकी? ये भेड़ की, बकरी की, गाय की और भैंस की। तो पश्मीना एक बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न देखिए 25वें नंबर का, केले की पत्ती जैसे कान गाय की किस नस्ल के होते हैं? गिर के, थारपारकर के, राठी के और साहिवाल के। तो केले के पत्ते के समान कान, आंखें काजल डाली हुई शर्मीली, सींग वृक्काकार, ये सारी की सारी जो विशेषताएं होती है वो गिर गाय की होती है। अगला, सिंचित क्षेत्रों में हरी फसलें उगाकर एक क्षेत्र में कितनी गायें रखी जा सकती है? 2 से 4, 10 से 12, 8 से 10 और 14 से 16। उत्तर राइट हो जाएगा 8 से 10, यानी सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थिति करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, आनंद गुजरात में और नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1955 में हुई और ये करनाल हरियाणा के अंदर है। तो 27 में उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का, भेड़ में प्रजनन उद्देश्य से एक नर भेड़ कितनी मादा भेड़ों हेतु उपयुक्त है? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 30 से 40। उत्तर राइट हो जाएगा 40 से 50, यानी कि ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस रोग में पशु अखाद्य वस्तुओं को खाने लगता है? पाइका, मिल्क फीवर, ग्रास टेटनी, इनमें से कोई नहीं। तो वह पाइका रोग में खाने लगता है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, भैंस में गलघोटू रोग का रोग कारक क्या है? पहला है पास्चुरेला ओविसेरिस, पास्चुरेला माल्टोसिडा, पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बुएलिसेप्टिका। तो भैंस के अंदर हो जाएगा पास्चुरेला बुएलिसेप्टिका, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय सांड में वीर्य का आयतन कितना होता है? 1 ml, 3 ml, 10 ml और 5 ml। तो गाय सांड में जो वीर्य का आयतन होता है वो होता है, यहाँ पे देखो 5 ml। यहाँ पे कितना होगा? वो 5 ml हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसके चारों पैर सफ़ेद होते हैं? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और टोडा। तो भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसके चारों पैर सफ़ेद? तो वह नीली रावी हो जाएगा, तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो गया सी वाला। अगला देखिए, पशुओं को दैनिक आहार या आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है केवल पशु की उम्र पर, केवल पशु के शरीर भार पर, केवल पशु के उत्पादन पर, पशु शरीर भार वो उत्पादन दोनों पर। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी, यानी कि दोनों पर निर्भर करता है। अगला आ जाइए, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सींग मुंह के दोनों तरफ नीचे आकर वापस ऊपर चले जाते हैं? मुर्रा, सूरती, नीली रावी और जाफराबादी। उत्तर राइट हो जाएगा ऐसा जाफराबादी भैंस के अंदर होता है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का, पशु चयन की किस विधि में समय अधिक लगता है? गुणांकन चयन विधि में, व्यक्तिगत चयन विधि में, संतति चयन विधि में और वंशावली चयन विधि में। तो पशु चयन की किस विधि में समय अधिक लगता है? तो समय लगता है संतति में, क्योंकि इसमें आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर चयन किया जाता है। तो आगे आने वाली पीढ़ियों में थोड़ा समय लगता है और वहाँ प्रजनन का खर्चा भी ज़्यादा होता है, इसलिए खर्चीली विधि भी संतति चयन विधि को माना जाता है। और सांड का जो चयन होता है वो मुख्यतः इसी विधि के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि संतति चयन विधि को प्रोजेनी टेस्टिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार अगर प्रोजेनी टेस्टिंग ऑप्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि संतति चयन को ही प्रोजेनी टेस्टिंग कहा जाता है। अगला आ जाइए, बलूची व सिंधी के संकरण से ऊंट की कौन सी नस्ल विकसित की गई? बलूची व सिंधी के संकरण से बीकानेरी नस्ल विकसित की गई। तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी कृमिनाशक दवा है? यानी कि आपको ये बताना है, कृमिनाशक का मतलब होता है वो औषधियाँ जो पेट के कीड़े मारने का काम करती है। तो निम्न में से वो कौन सी है? नीला तोता है, फिनोविस है, एल्बेंडाजोल है या उपरोक्त सभी है? आंसर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए, कपूर व एल्कोहल औषधियाँ हैं, किसका उदाहरण है? जीवाणुरोधक का, कृमिनाशक का, उत्तेजक का और विरेचक का। तो देखो, कपूर व एल्कोहल जो होती है तो ये उत्तेजक औषधियाँ होती है। उत्तेजक औषधियाँ वो यानी कि वह औषधियाँ
जो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करने का काम करती है वो उत्तेजक औषधियाँ कहलाती है। अगला देखिए 39, वह औषधियाँ जिसका प्रयोग चारे की शुद्धता में किया जाता है, यानी को चारे को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। फिनोविस, लाइसोल, नीला तोता और मैग्नीशियम सल्फेट। उत्तर राइट हो जाएगा नीला तोता। और नीला तोता का कितने % घोल चारे की शुद्धता में काम में लेते हैं, तो 2% हो जाएगा। अगला देखिए, नर ऊंट की थीरियोडिकल सेक्सुअल एक्साइटमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ऋतुकाल, मध्यकाल, ताव या हीट या रट या मस्त। तो देखो, ऊंट का एक विशेष प्रकार में मौसम में मध्य में आता है जिसे रट या मस्त कहते हैं। और ये रट या मस्त का जो समय होता है वो होता है नवंबर से मार्च में होता है। और इस समय ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ करता है जिसे अपन बोलते हैं ग्रुगलिंग या गुल्ला के नाम से जानते हैं। गुल्ला का मतलब ये होता है कि जब ये आवाज़ करता है तो अपने होठ को बाहर निकाल लेता है और उस आवाज़ को कहते हैं गुल्ला। अगला प्रश्न देखिए, रफेज में नमी की मात्रा कितने % होती है? रफेज यानी कि वो पूछ रहा है आपसे चारा, सूखे चारे में नमी की मात्रा कितनी होगी? 15 से 20, 5 से 10, 10 से 15 और 20 से 25। उत्तर राइट हो जाएगा सी, क्योंकि उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा होती है 10 से 15, जबकि शुष्क पदार्थ होता है 80 से 85%। अगला प्रश्न देखिए 42वें नंबर का, गर्भवती पशु को गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना क्या कहलाता है? स्टेमिंग अप, फ्लूसिंग अप, खुराक और राशन। तो गर्भवती पशु को गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना कहलाता है स्टेमिंग अप। कभी आपसे पूछा जाए कि गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन कितना दोगे, तो आप बता देना 1 से 2 किलो। कितने माह के गर्भवती होने पर? तो लगभग जब मादा पशु 5 से 6 माह की गर्भवती हो जाती है तब ये राशन शुरू किया जाता है। और लगभग अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको बताना है 1 से 2 किलो दिया जाता है। लेकिन कभी आपसे यूँ पूछा जाए कि 6 माह का गर्भवती होगा तो कितना दोगे, तो 6 माह का गर्भवती होगा तो 1 किलो दोगे। 7 माह का गर्भवती होगा तो आप 1.5 किलो दोगे। 8 माह का गर्भवती होगा तो आप दोगे 2 किलो। और 9 माह का गर्भवती होगा तो आप दोगे 2 से 3 किलो। प्रसव के 15 दिन के पूर्व आप अतिरिक्त दाना देना बंद कर दोगे, क्योंकि उस समय मादा पशु को काविंग बॉक्स के अंदर जहाँ प्रसव होता है वहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो वहाँ प्रसव की तैयारी करता है। तो ये चीज़ याद रखना, इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो जाएगा स्टेमिंग अप। डोकिंग की क्रिया मुख्यतया किन पशुओं में की जाती है? गोवंश में, बकरियों में, भेड़ों में और ऊँटों में। तो जो डोकिंग की जो क्रिया होती है वो भेड़ों में की जाती है और इस क्रिया का जो समय होता है ये की जाती है लगभग 7 से 15 दिन पर की जाती है। यानी कि 7 से 15 दिन पर पूंछ काटी जाती है। पूंछ काटने की क्रिया को ही अपन डोकिंग बोलते हैं। और अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि डोकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो भेड़ में ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ऊन की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूंछ काटी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर का, नवजात बछड़े में नाभि को काटने के बाद नाभि पर क्या लगाया जाता है? एंटीबायोटिक, कृमिनाशक, एंटीसेप्टिक दवा या इक्वोलिक्स। तो देखो, नाभि को काटने के पश्चात उस पर लगाया जाता है, एक तो लगाया जाता है टिंचर आयोडीन, एक लगाया जाता है पोविडीन। और ये टिंचर आयोडीन व पोविडीन जो होते हैं ये दोनों एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला आ जाइए भैया, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 1970 से 78, 78 से 85, 85 से 96, 70 से 75। तो ऑपरेशन फ्लड का जो दूसरा चरण होता है वो हुआ था 78 से 85, यानी उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की कार्यालय स्थित है करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, आनंद गुजरात में और नई दिल्ली में। तो उत्तर राइट हो जाएगा नई दिल्ली। तो 46वें प्रश्न का उत्तर राइट हो गया डी वाला। पशु चयन की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि कौन सी है? गुणांकन चयन विधि, व्यक्तिगत चयन विधि, प्रदर्शन व्रत और वंशावली। उत्तर राइट हो जाएगा गुणांकन चयन विधि, यानी 47 के अंदर उत्तर राइट हो गया ए वाला। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, गाय भैंसों की औसतन आयु वर्षों में होती है
15 से 20, 20 से 23, 24 से 27 और 15 से 20 मान लीजिए, या फिर यहाँ पे आप कर लीजिए 25 से 30 कर लीजिए। वो आपसे पूछ रहा है गाय भैंसों की औसतन आयु कितनी होगी, तो गाय भैंसों की औसतन आयु होती है 20 से 23। बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। गाय भैंसों में नाड़ी दर कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं, कॉक्सिजियल से, पेशियल से, फेमोरल से या हृदय गति से। तो देखिए गाय भैंसों में जो नाड़ी दर ज्ञात करते हैं ये ज्ञात करते हैं अपन मीडियल कॉक्सिजियल आर्टरी से। अगला आ जाइए, लेम्बिंग का संबंध किस पशु से है, गाय, भैंस, बकरी और भेड़। भेड़ की प्रसव क्रिया को कहा जाता है लेम्बिंग। तो उत्तर राइट हो गया इसका डी वाला। प्रश्न है 51 नंबर का, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है, 38.6 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उत्तर राइट हो जाएगा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये वाला भी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पशुओं में तापमान कौन से क्षेत्र से लिया जाता है, गुदा से, कॉक्सिजियल आर्टरी से, फेमोरल आर्टरी से और तुथन से। तो पशुओं में जो तापमान होता है वो गुदा से लिया जाता है, और यदि किसी कारणवश गुदा से तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो आप तापमान ज्ञात कर सकते हो योनि वाले भाग से। उसके बाद अगला देखिए 53 नंबर का प्रश्न, सींग पर प्रथम छल्ला कितने वर्ष की उम्र पर आता है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 1 वर्ष। तो सींग का जो प्रथम छल्ला होता है वो 3 वर्ष की उम्र पर आता है। देखो यदि आपसे छल्ला ज्ञात करना हो आपको, तो छल्ला ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उम्र माइनस 2। अगर आपको उम्र ज्ञात करनी हो तो उम्र ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है छल्ला प्लस 2। अब देखो यदि किसी पशु के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो छल्लों की संख्या 7 है और उम्र बताइए, तो छल्लों की संख्या 7 प्लस 2 बराबर यानी कि उम्र हो गई कितने वर्ष, 9 वर्ष। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी पशु की उम्र 9 वर्ष है तो छल्लों की संख्या बताइए। तो छल्लों की संख्या के लिए 9 माइनस 2 बराबर कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 7 वाला। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का, सींग रोधन की रासायनिक विधि में मुख्यतया कौन सा रसायन का मिलाया जाता है, KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अ व स दोनों। देखो इसमें KOH काम में लिया जाता है और KOH का पूरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा A व C दोनों, यानी कि इसका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 कुबड़ वाला ऊंट है, निम्न में से कौन सा 2 कुबड़ वाला है, कैमेलस इंडिकस है, कैमेलस बैक्टीरियन है, कैमेलस ड्रोमेडेरियन है और कैमेलस ड्रोमेस्टिकस है। तो जो 2 कुबड़ वाला होता है वो कैमेलस बैक्टीरियन होता है, जिसको अपन एशियन ऊंट भी कहते हैं। तो बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, पशुओं के बंध्याकरण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बूढ़ी कास्टेटर है, रबर बैंड है, इनमें से कोई नहीं। तो बंध्याकरण करने का जो उपकरण है वो होता है बूढ़ी कास्टेटर। और बूढ़ी कास्टेटर जो होता है ये एक प्रकार की बंद विधि का प्रकार है। जैसे रबर बैंड एक विधि होती है और एक बूढ़ी कास्टेटर जो विधि है, ये दोनों एक बंद विधि का प्रकार है। उसके बाद अगला देखिए 57 नंबर का प्रश्न, दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.9, 6.1 और 7.2। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 से लेकर 6.7 होता है और दूध एक अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न देखिए, साइलेज मुख्यतया बनाया जाता है। ऑप्शन में मक्का, बाजरा, ज्वार और बरसीम। तो देखो मक्का, ज्वार, बाजरा तीनों का बनाया जाता है, लेकिन जब तीनों ऑप्शन में आ जाती है तो मक्का को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में, उदयपुर में, टोंक में और अजमेर में। तो देखिए CSWRI स्थापना हुई इसकी 1962 में। तो ये स्थित है अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर। तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है, सिंधी है, थारपारकर है, गिर है और साहिवाल है। तो गाय की जो द्विकाजी नस्ल है तो सिंधी, रेड सिंधी जो होती है ये दुधारू गाय है, थारपारकर जो है ये द्विकाजी गाय है,
गिर जो है वो दुधारू गाय है और साहिवाल भी दुधारू गाय है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का, खलियां अच्छा स्रोत होती है खाद्य संपूरक का, ऊर्जा का, प्रोटीन का और वसा का। तो खलियां जो भी होती है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी गाय व भैंस में मध्यकाल के लक्षण पुनः कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं। देखो वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि बकरी के अंदर, गाय के अंदर और भैंस के अंदर एक बार मध्य में आने के बाद दोबारा मध्य के लक्षण कब प्रकट होते हैं। 30 से 31 दिन गलत है, नहीं होते। 25 से 27 दिन नहीं होते। 19 से 21 दिन के अंदर हो जाते हैं। उत्तर राइट हो जाएगा आपका सी वाला। अगला देखिए 63 नंबर का, निम्न में से किस भैंस का रंग तांबे के समान होता है। तांबे के समान यानी कि आप उसे कॉपर कलर भी कह सकते हो। मुर्रा का, सूरती का, बदाऊरी का और मेसाना का। तो तांबे के समान जो रंग होता है वो होता है बदाऊरी भैंस का। राइट हो जाएगा सी वाला उत्तर। भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। सूरती, मुर्रा, बदाऊरी और मेसाना। तो बदाऊरी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। कितने परसेंट होती है भैया, 11 से 13%। रानीखेत बीमारी होती है किसके द्वारा होती है। वायरस से होती है, जीवाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, उपापचय जनित बीमारी है। तो जो रानीखेत जो बीमारी होती है वो वायरस से होती है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये रोग होता है और ये मुर्गियों का बहुत खतरनाक रोग माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गाय का दूध पीला किस प्रोटीन के कारण होता है। यानी कि वो अपन से पूछ रहा है किस प्रोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। केरोटीन के कारण, जेंतोपिल के कारण, केसीन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो केरोटीन के कारण गाय के जो दूध होता है वो पीला होता है। दुग्ध बुखार किस की कमी से होता है। यानी जो दुग्ध बुखार होता है वो किसकी कमी से होता है। प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और पोटेशियम। तो ये होता है कैल्शियम की कमी से। देखो क्या होता है, शरीर में 9 से 11 mg 100 ml ब्लड कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि शरीर के अंदर, पशु शरीर में 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 9 से 11 mg कैल्शियम पाया जाएगा। जब इस कैल्शियम का लेवल 7 mg 100 ml ब्लड से नीचे आ जाता है तो शरीर के अंदर कैल्शियम की, यानी रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है और उसी के कारण जो रोग होता है उसे मिल्क प्योर कहते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। अगर किसी कारणवश ये अनुपात बिगड़ गया तो भी दुग्ध बुखार रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होता है। यानी कि लंबा वाला गर्भकाल बताना है। तो देखिए गाय का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन, भैंस का गर्भकाल होता है 10 माह 10 दिन, भेड़ का होता है 5 माह 5 दिन और बकरी का भी होता है लगभग 5 माह 5 दिन। अगर देखो कभी भेड़ और बकरियों का डायरेक्ट अगर आपसे एक साथ पूछ लिया जाता है तो भेड़ का लगभग होता है 147 दिन के आसपास और जबकि बकरी का होता है 153 दिन के आसपास। लगभग ऐसा कहा जाता है कि जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो बकरी के गर्भकाल से लगभग 1 सप्ताह छोटा होता है। प्रश्न क्या पूछा है अपन से कि सबसे लंबा किसका होगा। तो देखो सबसे लंबा 10 माह 10 दिन, यानी कि राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है भैया। बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जोधपुर में। तो जो ऊंट महोत्सव होता है ये जनवरी के माह में मनाया जाता है और मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। निम्न में से कौन सा पशु प्रसव के बाद स्वयं के नवजात बछड़े को नहीं चाटता है। सूअर, ऊंट, बकरी और भैंस। तो ऊंट अपने नवजात बछड़े को कभी भी नहीं चाटता है। अगला प्रश्न देखिए 71, साग गिल्ट किस पशु की मादा को कहा जाता है। सूअर, भेड़, बकरी और भैंस। तो साव और गिल्ट के नाम से जाना जाता है सूअर की मादा को। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनैला रोग। अब देखिए यहाँ संक्रामक का मतलब क्या है। संक्रामक का मतलब है एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाला। तो लंगड़ा बुखार फैलता है, एंथ्रेक्स भी फैलता है, गलगोटू भी फैलता है, लेकिन थनैला रोग एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलता। इसीलिए इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 73, रटमस्त का संबंध किस पशु से है। ऊंट, गाय, भैंस और भेड़। आंसर राइट हो जाएगा ऊंट। अगला आ जाइए,
ऊंट एक बार में कितना पानी पीता है? ऑप्शन में आपके पास 135 लीटर है, 18 से 36 है, 60 से 70 है और 100 से 120 है। तो ऊंट एक बार में लगभग 135 लीटर पानी पी सकता है। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? ऑप्शन में लंगड़ा बुखार जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स भी जीवाणु जनित है, गलगोटू भी जीवाणु जनित है, लेकिन जो मिल्क फीवर बीमारी है ये मेटाबॉलिक डिजीज है, क्योंकि ये रोग कैल्शियम के द्वारा हो रहा है। आ जाइए 76 नंबर का, निम्न में से किस रोग में पशु शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है? अब देखिए, गाय का जो सामान्य तापमान होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इस रोग के अंदर शरीर का तापमान सामान्य से कम होगा, यानी कि 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा। खुरपक्का मुंहपक्का के अंदर तापमान बढ़ सकता है, इसके अंदर भी बढ़ेगा, इसके अंदर बढ़ेगा, लेकिन मिल्क फीवर बीमारी के अंदर तापमान लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी आ जाता है। तो इसीलिए इस बीमारी में शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है। अगला आ जाइए, निम्न में से किस रोग के उपचार में ट्रोकार कैनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ट्रोकार कैनुला नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है मिल्क फीवर में, आफरा में, लंगड़ा बुखार में और थनैला रोग में। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रोकार कैनुला काम क्या आता है। तो ट्रोकार कैनुला काम करता है गैस को बाहर निकालने का। किसको बाहर निकालने का काम करता है? ये गैस को बाहर निकालने का काम। अब इन चारों बीमारियों में से गैस को बाहर निकालने की जरूरत किस में पड़ रही है? तो वो पड़ रही है आफरा में। तो इसी का उत्तर राइट भी कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने ये अगला प्रश्न आ चुका है 78 नंबर का, निम्न में से किस पशु में मध्य चक्र का मध्यकाल सबसे छोटा होता है? अब आप देखना, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से करना। वो आपसे पूछ रहा है मध्य चक्र का मध्यकाल सबसे, तो देखो इसका मध्य चक्र 21 दिन होता है, इसका भी 21 दिन होता है, इसका होता है 16 से 17 दिन, और बकरी का जो होता है ये भी होता है 21 दिन। अब वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मध्य चक्र सबसे छोटा होता है। अगर मध्य चक्र सबसे छोटा होता है तो भेड़ आंसर आ जाता, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि मध्य चक्र का मध्यकाल सबसे छोटा होता है। तो देखिए, गाय का मध्यकाल होता है 12 से 24 घंटे, भैंस का होता है 36 घंटे, भेड़ और बकरी का दोनों का होता है 1 से 2 दिन। भेड़ का भी 1 से 2 दिन होता है, बकरी का भी 1 से 2 दिन होता है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि मध्यकाल सबसे छोटा किसका होगा? तो आपको दिख रहा होगा 12 से 24 गाय का सबसे छोटा होता है। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला आ जाइए, भारत में पशुओं को सर्वाधिक कौन सा भूसा खिलाया जाता है? धान का भूसा, मक्का का भूसा, गेहूं का भूसा और ज्वार का भूसा। तो देखो, भारत में पशुओं को सर्वाधिक खिलाया जाने वाला भूसा है कौन सा? गेहूं का भूसा। लेकिन जितने भी भूसे आते हैं मार्केट के अंदर, उनमें सबसे सर्वोत्तम जो भूसा माना जाता है वो कौन सा वाला भूसा माना जाता है? जई का भूसा। अगला प्रश्न आ जाइए, दुधारू पशुओं को प्रतिदिन कितना हरा चारा खिलाना चाहिए? 5 से 7 किलो, 10 से 15, 20 से 25 और 25 से 30। तो देखो, अगर वो आपसे यहाँ पूछ रहा है दुधारू पशु को प्रतिदिन कितना हरा चारा खिलाइए, तो 10 से 15। लेकिन अगर वो आपसे ऐसे पूछ लेता है कि गर्भित व दुधारू दोनों पशु, अगर जैसे मान लो कोई दुधारू गाय और वो गर्भवती भी हो, तो फिर उसको कितना दोगे? तो उसको लगभग प्रतिदिन दिया जाता है 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, दुधारू गाय अगर ऐसे प्रश्न आता है तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा 10 से 15। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि गर्भित व दुधारू पशु को प्रतिदिन कितना हरा चारा दोगे, तो फिर 15 से 20 किलो आप दोगे। अगला आ जाइए, पक्षियों में क्रेजी चिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B1। तो विटामिन ई की कमी से होता है क्रेजी चिक। पशुओं को सर्वप्रथम कब से पाला जा रहा है? 2000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से, 4000 ईसा पूर्व से, 6000 ईसा पूर्व से। तो जानवरों को लगभग 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। और अगर अपन बात करते तो कब से पाला जा रहा है? तो मध्य पाषाण काल से पाला जा रहा है। और सर्वप्रथम पाला गया था मांस उत्पादन के लिए। और राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा में एक बागोर सभ्यता है, वहां राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का, बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? थारपारकर, राठी, कांकरेज और साहिवाल। आंसर राइट हो जाएगा अपना थारपारकर। लेम्बिंग का संबंध किस पशु से? तो लेम्बिंग भेड़ की प्रसव क्रिया को कहा जाता है। इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है।
उसके बाद अगला देखिए, औरत के समान गर्भकाल किस पशु का होता है? भेड़ का, बकरी का, गाय का और भैंस का। तो देखो सबसे पहले तो ये देखिए, औरत का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो औरत का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन। तो यहाँ पे 9 माह 9 दिन किसका होगा? तो गाय का होगा। तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना 85 में सी वाला। राजस्थान के किस जिले में ऊँटनी के दूध को संरक्षित किया जाता है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में और जालौर में। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में एकमात्र ऐसी डेयरी है जो ऊँटनी के दूध को संरक्षित करती है। उसके बाद अगला आ जाइए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो अम्ल जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और जिसे आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल को शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं किया जा सकता, जबकि अनावश्यक या गैर आवश्यक अमीनो अम्ल को शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए 88, निम्न में से कौन सा सूडोरुमंती पशु है? गाय, भैंस, सुअर और ऊंट। तो देखिए सूडोरुमंती पशु कहा जाता है ऊंट को। अगला, नर मुर्गा जो प्रजनन का काम करता है उसे क्या कहते हैं? कुक, रोस्टर, केपन, पुलेट और हेन। तो जो प्रजनन का काम करता है उसको बोलते हैं अपन कुक या रोस्टर। तो ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर का, लाइसोजाइम नामक एंजाइम किस पशु के दूध में पाया जाता है? गाय, भैंस, भेड़ और ऊँटनी। तो ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। गोवंश का नवजात बछड़ा होता है अरुमंती, सूडोरुमंती, रुमंती, इनमें से कोई नहीं। तो जो गोवंश का नवजात बछड़ा होता है वो होता है अरुमंती, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की जुगाली नहीं करता है। मुर्गियों में आमाशय के कितने भाग होते हैं? तो मुर्गियों के अंदर देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर आमाशय के 4 भाग होते हैं, ऊँट के अंदर और लामा के अंदर 3 होते हैं, जबकि मुर्गियों में आमाशय के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोवेंटिकुलस और एक होता है गिजार्ड। एक तो हो गया प्रोवेंटिकुलस और एक हो गया गिजार्ड वाला भाग होता है। और जो गिजार्ड वाला जो भाग होता है ये मांसपेशीय भाग होता है, और जो प्रोवेंटिकुलस होता है ये ग्रंथिल वाला भाग होता है। भोजन का जो वास्तविक पाचन करता है वो ग्रंथिल वाला भाग करता है, और उसे चबाने का, भोजन को और पीसने का जो काम करता है वो गिजार्ड वाला भाग होता है। गिजार्ड वाला भाग मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद अगला देखिए, डबल टोन्ड दूध में वसा की OSNF की मात्रा बताइए। तो देखिए डबल टोन्ड के अंदर वसा होती है 1.5% और SNF होता है 9%। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। उसके बाद अगला देखिए, भारत में सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? उत्तरी शुष्क हिमालय क्षेत्र में, पूर्वी शुष्क क्षेत्र में, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में या दक्षिण क्षेत्र में? तो उत्तरी शुष्क हिमालय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला आ जाइए, बोरिक एसिड है जीवाणुरोधक, कृमिनाशक, उत्तेजक या प्रतिजैविकी? तो ये एक जीवाणुरोधक है, यानी कि 95 के अंदर उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वह औषधियाँ जो आंतों में व आमाशय से गैसों को बाहर निकालने का काम करते हैं, कार्मिनेटिव, एंटीजाइमोटिक्स, परगेटिव और इकबोलिक्स। तो जो औषधियाँ आमाशय व आंतों से गैस को बाहर निकालने का काम करती है उन्हें कार्मिनेटिव कहते हैं, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। मेरेक्स नामक रोग का संबंध किससे है? तो देखिए मेरेक्स जो नामक रोग है ये होता है मुर्गियों के अंदर। तो राइट हो जाएगा सी। इस रोग को ल्यूकोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगला आ जाइए, निम्न में से कौन सा वितरण संबंध सही नहीं है? तो देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और ये प्रश्न रिपीट होगा। इसका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर राजस्थान आना चाहिए। तो ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। थनों की सूजन को क्या कहा जाता है? मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, एंडोमेट्राइटिस और पायोमेट्रा। तो जो थनों की जो सूजन होती है उसे कहते हैं अपन मेस्टाइटिस, यानी 99 में राइट हो जाएगा बी वाला। अगला, मवेशी में रिंडर पेस्ट व्याधि की उष्मायन अवधि कितने दिन होती है? 8 से 10 दिन, 3 से 7 दिन, 1 से 3 दिन, 13 से 15 दिन। तो मवेशी पशु में जो रिंडर पेस्ट की व्याधि होती है उष्मायन काल वो होता है 3 से 7 दिन, यानी उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर का, गाय की वह नस्ल जिसका पूरा रंग सफ़ेद होता है तथा काले रंग के बड़े बड़े धब्बे शरीर पर होते हैं? होलिस्टन फ्रीजियन, राठी, साहिवाल और कांकरेज।
तो ये ओलिस्टन पीजन का एक प्रमुख विशेषता है। मादा ऊँट कितने वर्ष की आयु में गर्भ धारण करने योग्य हो जाता है, यानी कि जो मादा ऊँट होती है उसकी यौनावस्था क्या होगी। तो देखिए मादा जो ऊँट होते हैं उसकी यौनावस्था है 3 से 4 वर्ष और नर की होती है 5 से 6 वर्ष। तो इसमें 3 से 4 वर्ष यानी कि ए वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, घड़ी के पेंडुलम जैसे लटकते कान, सफ़ेद रंग, रोमन नाक, तोते जैसा मुंह किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। बारबरी, सिरोही, जमनापारी और सानेन। तो जो घड़ी के पेंडुलम जैसे कान होते हैं ये जमनापारी के होते हैं, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, रोमंती पशुओं में आमाशय के कौन से भाग में भोजन का वास्तविक पाचन होता है। रोमन में, ओमेजम में, एबोमेजम में और रेटिकुलम में। तो रोमंती पशुओं के आमाशय का एबोमेजम वाला वो भाग है जिसके अंदर भोजन का वास्तविक पाचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की किस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है। मेरिनो को, अविवस्त्र को, कराकुल को और भाकरवाल को। तो देखो भेड़ की किस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है, तो पेल्ट के लिए कराकुल नस्ल को पाला जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान होता है इसका मध्य एशिया। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की किस नस्ल को लोही के नाम से जानते हैं। लिंकोनन, बाकरवाल, गद्दी और नेलोर। तो देखिए बाकरवाल नस्ल को लोही प्राप्त होती है। अगला, राजस्थान में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है। 8, 42, 10 और 200। तो राजस्थान में भेड़ की नस्लें पाई जाती है 8। अगला प्रश्न देखिए, गाय की वो नस्ल जिसका पूरा रंग सफ़ेद तथा लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे पूरे शरीर पर होते हैं। होलिस्टन फ्रीजियन, राठी, साहिवाल और कांकरेज। उत्तर राइट हो जाएगा राठी, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक होती है। गाय, भैंस, भेड़ और ऊँटनी। तो देखिए इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है ऊँटनी के दूध में, और ऊँटनी का दूध डायबिटीज, शुगर से जो बीमारी से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके उपचार के अंदर भी ऊँटनी के दूध का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पशु की उम्र 11 वर्ष है तो छल्लों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो उम्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है छल्ला प्लस 2। अगर वो आपसे पूछे छल्लों की संख्या तो छल्ला ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उम्र माइनस 2। तो देखो उम्र 11 वर्ष है तो 2 बराबर आ जाएगा 9। तो यानी कि पशु में छल्लों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 9। तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला देखिए, नवजात बछड़े में सींग की बड़ को हटाना क्या कहलाता है। डीबडिंग, डीऑर्निंग, पोल्ड और डोकिंग। तो नवजात बछड़े में सींग की बड़ को हटाना डीबडिंग कहलाता है, इसलिए इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, नवजात बछड़े में सींग रोदन की सबसे उपयुक्त उम्र क्या है। 8 से 10 सप्ताह, 1 माह, 10 से 15 दिन, कभी भी कर सकते हैं। तो देखो नवजात बछड़े में जो सींग रोदन की उपयुक्त उम्र होती है वो होती है 10 से 15 दिन। तो उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, दरांती आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं। सूरती, मुर्राबेस, कांकरेज और टोगन वर्ग बकरी। तो जो दरांती आकार के जो सींग होते हैं वो होते हैं सूरती भैंस के। अब देखो यहाँ पे दरांती आकार भी हो सकता है, दांतली आकार भी आपसे पूछ सकता है, या आपसे वो सिकल शेप भी पूछ सकता है। तो इन सभी का उत्तर हो जाएगा सूरती भैंस। अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर का, नवजात बछड़े को शरीर भार का कितना खीस पिलाया जाता है। 1/10 भाग, 1/5 भाग, 1/2 भाग और 1/8 भाग। तो नवजात बच्चे को शरीर भार का या तो ऑप्शन आ सकता है 10% खीस पिलाया जाता है, या आ जाए तो 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। बछड़े के आहार स्वरूप खीस का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, यानी खीस सबसे क्या काम करता है ये देखना है। दांतों का सही विकास, आंखों को रोशनी प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है, शरीर के भार को संतुलित करता है। तो नवजात बछड़े के अंदर खीस रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करता है, यानी कि मजबूत करता है। तो आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है टोंड दूध, मक्खन दूध, दूध या कोलेस्ट्रम। तो देखिए वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, और कोलेस्ट्रम को ही अपन बोलते हैं खीस, जो नवजात बछड़े को तुरंत बाद
यानी कि प्रसव के लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर पिलाया जाता है तथा एक दिन में खीस लगभग 2 से 3 बार करके पिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 117। नवजात बछड़े में नाभि को काटने के बाद नाभि पर क्या लगाया जाता है? एंटीबायोटिक, कृमिनाशक, एंटीसेप्टिक और इक्बोलिक्स। तो देखो, नवजात बछड़ी में नाभि को काटने के बाद उस पर लगाया जाता है टिंचर आयोडीन और एक लगाया जाता है पोविडीन। और ये टिंचर आयोडीन और पोविडीन दोनों एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं, तो यानी कि ये काम करेगा एंटीसेप्टिक का। तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर का, पशुओं की गणना की जाती है। अब आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये पशु के आगे वाले पैर हो गए, ये पशु के पीछे वाले पैर हो गए, ये पशु की पूंछ वाला भाग हो गया और ये पशु की मुंह वाला भाग हो गया। अब देखो, जब अपन पूंछ की तरफ से गणना करते हैं तो ये अपना राइट वाला भाग होता है और ये अपना हो गया लेफ्ट वाला भाग। अब देखो, एक चीज याद रखना, पशु की गणना किस ओर से की? मुंह की ओर से, पूंछ की ओर से, दाईं ओर से या बाईं ओर से? तो देखो, अपन ने गणना करी पूंछ की ओर से, तभी अपन को पता चला भाई राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा। मुंह किधर की साइड आएगा? तो ये अपन ने गणना कहाँ से करी? पूंछ की ओर से करी। अब आपको अगर ये पता है कि गणना पूंछ की ओर से की तो आप उत्तर सही कर सकते हो। जैसे पशुओं में आमाशय किस ओर पाया जाता है? तो पशुओं में आमाशय पाया जाता है लेफ्ट साइड पे, यानी कि बाईं ओर पाया जाता है। अब देखो, अगर आपको पशु की गणना का पता नहीं है तो आप अगर मुंह की तरफ से गणना करोगे तो फिर लेफ्ट साइड आएगा इधर वाली साइड पे, यानी कि देखो इधर वाली साइड अगर जब आप पूंछ की तरफ से गणना करोगे तो इधर गर्भाशय आएगा और इधर आएगा आमाशय। तो अगर आप ऊंचे से पूंछ से गणना कर रहे हो तो देखो यहाँ पे इधर वाली लेफ्ट वाली साइड पे आमाशय और राइट साइड पे गर्भाशय है। लेकिन अगर आप मुंह की तरफ से गणना कर रहे हो तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा? राइट साइड पे आमाशय आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे गर्भाशय आ जाएगा। तो एक चीज याद रखनी, पशु की पूंछ की ओर से गणना करनी है और आमाशय जो पाया जाता है वो पाया जाता है बाईं ओर। तो उत्तर राइट हो जाएगा ए। प्रश्न देखिए, पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? पास्टिंग, कास्टिंग, सकलिंग और ग्रूमिंग। तो देखो, पशुओं को जमीन पर गिराना कहलाता है कास्टिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पशुओं को किस ओर गिराया जाता है? तो देखो, पशुओं को सामान्यतया दाईं ओर गिराया जाता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि यदि पशु गर्भवती है और तो पशु को किस ओर गिराओगे? तो उस वाली स्थिति में गिराओगे बाईं ओर। और सामान्यतया पूछा जाता है तो पशु को किस ओर गिराया जाता है? दाईं ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कास्टिंग। अगला देखिए, गाय को जमीन पर गिराने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? रिफ्यूज, अल्टरनेटिव यानी एकांतर विधि, होबलस या डबल साइड? तो रिफ्यूज विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। रुमंती पशुओं में सूक्ष्म जीवी द्वारा विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? आयरन, कोबाल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो पशुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट नामक खनिज लवण पाया जाता है। और आप एक चीज याद रखिए कि जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है तो वो होती है 4%। अगला प्रश्न देखिए, रुमंती पशु प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करते हैं? 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे और 8 से 10 घंटे। तो जो रुमंती पशु होते हैं तो रुमंती पशुओं के उदाहरण होते हैं, एक तो होता है गाय, एक होता है भैंस, एक होता है भेड़ और एक होता है बकरी। तो ये चारों के चारों पशु जुगाली करते हैं और जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो प्रतिदिन 8 से 10 घंटे जुगाली करते हैं। अगला प्रश्न, सूडो रुमंती पशुओं में आमाशय के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो जो सूडो रुमंती जो पशु होते हैं उनमें आमाशय के 3 भाग होते हैं। इनमें आमाशय का जो ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। याद रखना, इसके अंदर रुमन, रेटिकुलम, एबोमेजम वाला भाग पाया जाता है और ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। अरुमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग पाया जाता है? रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो जो अरुमंती पशु होते हैं उनमें आमाशय का एक भाग पाया जाता है जिसका नाम है एबोमेजम। तो डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नर सांड जिसका उपयोग मध का पता लगाने हेतु किया जाता है क्या कहलाता है? बुलोक, विडर और टीजर बुल। तो देखो, जो टीजर बुल होता है उसको मध का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं
और ये एक नसबंदी किया हुआ सांड होता है जिसको अपन टीजर बुल के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, बछड़ों में बध्याकरण की उपयुक्त उम्र क्या होगी? 1 से 2 सप्ताह, 2 से 4, 8 से 10 और 10 से 12। तो देखो, बछड़ों के अंदर जो बध्याकरण की उपयुक्त उम्र होगी वो 8 से 10 सप्ताह होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूअर में बध्याकरण की उपयुक्त उम्र क्या होगी, तो आप बताना 1 सप्ताह। लेकिन अगर अपन से पूछा जाता है कि भेड़ और बकरियों के अंदर क्या होगी, तो भेड़ के नर तथा जो बकरा होता है यानी बकरी का जो नर होता है उसके बध्याकरण के लिए उपयुक्त उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह। तो ये तीनों उम्र आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सूअर में बध्याकरण किस उम्र पर किया जाता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह और 4 सप्ताह। तो जो सूअर में बध्याकरण किया जाता है वो 1 सप्ताह में किया जाता है। भेड़ और बकरियों में बध्याकरण की आयु होती है, तो भेड़ और बकरियों के अंदर मैंने आपको अभी बताया 1 से 2 सप्ताह हो जाएगी। अगला देखिए, पशुओं में बध्याकरण करने की सबसे सर्वोत्तम उम्र विधि कौन सी होगी? तो देखो, ट्रोकार केनुला विधि, चाकू से, ब्रूडिजो कास्टेटर और कास्टिक सोडा। तो पशुओं में बध्याकरण करने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि होगी वो होगी ब्रूडिजो कास्टेटर, यानी कि सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूअरों में बध्याकरण किया जाता है ट्रोकार केनुला विधि से, चाकू से, ब्रूडिजो कास्टेटर से, कास्टिक सोडा से। तो देखो, सूअरों में जो बध्याकरण किया जाता है वो किया जाता है चाकू के द्वारा। अगला देखिए, पशु का बीमा कराने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? यानी आप किसी भी पशु का अगर बीमा कराना चाह रहे हो तो उसके लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है? सींग रोधन, चिन्हित करना, खुररा करना और पशु का बध्याकरण करना। तो देखो, उसके लिए चिन्हितीकरण आवश्यक है, यानी बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पशुओं को चिन्हित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग और टैटूइंग। तो पशुओं को चिन्हित करने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वो हो जाएगी टैटूइंग, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पशुओं को चिन्हित करने की अस्थायी विधि है? ब्रांडिंग, ईयर नोचिंग, टैगिंग और पेंटिंग। तो इनके अंदर पेंटिंग जो है वो अस्थायी विधि हो जाएगी। अगला देखिए, पशुओं को चिन्हित करने की किस विधि में त्वचा की गुणवत्ता खराब हो जाती है? ब्रांडिंग के अंदर, ईयर नोचिंग के अंदर, टैगिंग के अंदर या टैटूइंग के अंदर? तो देखो, इसके अंदर जो ब्रांडिंग जो विधि होती है जिसको अपन दागना विधि के नाम से भी जानते हैं, तो इस विधि के अंदर त्वचा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चिन्हित करने की ईयर नोचिंग विधि का प्रयोग कराया जाता है। ईयर नोचिंग जो विधि होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? गोवंश में, भेड़ बकरी में, सूअर में और ऊंट में। तो जो ईयर नोचिंग जो विधि होती है इसमें सूअर के कान पर वी आकार का निशान बनाया जाता है और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः सूअर में किया जाता है। मुर्गियों व पक्षियों में अपनाई जाने वाली चिन्हितीकरण की विधि कौन सी है? पेंटिंग, टैगिंग, टैटूइंग और ब्रांडिंग। तो मुर्गियों व पक्षियों के अंदर अपनाई जाने वाली जो विधि होती है वो होती है टैगिंग, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, निम्न को सुमिलित करो। आमाशय का भाग और इधर आपसे बता रहा है कि भाई कितने प्रतिशत है। तो देखिए, रुमन का 85% हो जाएगा, यानी पहले के अंदर हो गया बी। रेटिकुलम में तो ये 5% होता है, यानी दूसरे के अंदर हो गया ए। ओमेजम होता है ये 7 से 8 होता है, यानी कि तीसरे के अंदर हो गया सी। और एबोमेजम भाग भी होता है 7 से 8, यानी चौथे के अंदर हो गया सी। तो बी ए सी सी ऑप्शन में आना चाहिए। तो देखिए, बी ए सी सी डी वाले ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। इसके बाद अगला देखिए, 139 नंबर का प्रश्न है, बेस के संतुलित आहार में होता है। देखिए, 2/3 भाग रपेज, 1/3 भाग बांटा। वो आपसे पूछ रहा है बेस के संतुलित आहार में। तो देखो, एक चीज समझो कि या तो पशु को दाना दिया जाता है और एक दिया जाता है पशु को चारा। चारा हमेशा ज़्यादा दिया जाता है और दाना हमेशा कम दिया जाता है। तो 1/3 इसको लिखेंगे और 2/3 इसको लिखेंगे। यानी आप इतनी सी बात समझिए कि दाना और जो चारा होता है वो 2:1 में देते हैं, यानी 2 चारा देते हैं और 1 दाना देते हैं। अब अपने पास 1/3 दाना आ गया और 2/3 आ गया चारा। चारा को ही रपेज कहा जाता है और दाने को बांटा कहा जाता है। तो देखिए, 1/3 भाग बांटा किस में आ रहा है? इस वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका अंतिम उत्तर राइट भी ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पशु आवास बनाते समय उसकी चौड़ाई रखते हैं। तो देखो, लंबाई पूर्व से पश्चिम रखते हैं तो चौड़ाई रखेंगे उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है?
पशुओं को चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि टैटूइंग है, बिल्कुल राइट है। गहरे रंग वाले पशुओं में चिन्हित करने की सबसे सर्वोत्तम विधि टैटूइंग है, तो देखो ये नहीं है, क्योंकि गहरे रंग वाले पशुओं में टैटूइंग विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। सुअर में ईयर नोचिंग विधि द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। भारत में सर्वाधिक टैगिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए 142 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दुग्ध स्त्राव प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन, बिल्कुल सही है। दूध उतारना ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ये भी सही है। दूध चढ़ाने हेतु एड्रेनलिन हार्मोन, ये भी सही है। आमाशय का हनीकॉम्ब एबोमेजम, तो ये गलत है, क्योंकि आमाशय का जो हनीकॉम्ब होता है वो कहा जाता है रेटिकुलम वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए 143, इंक्यूबेटर का तापमान प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सप्ताह क्रमशः रखना चाहिए। 101, 102, 103, तो इसका उत्तर ही पहला वाला ही राइट हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही। अगला, निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को क्या कहा जाता है। देखिए, निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने वाले के समय को कहा जाता है गर्भकाल। अगला आ जाइए, मुर्गियों में चोंच काटी जाती है। देखो, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को कहते हैं अपन डिबिकिंग कहा जाता है, चोंच काटने की क्रिया को। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रथम बार चोंच कब काटी जाती है, तो प्रथम बार चोंच काटी जाती है 12 से 14 दिन पर। दूसरी बार चोंच कब काटी जाती है, तो वो काटी जाती है 14 से 16 सप्ताह पर। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट सामान्यतया चोंच काटने की सबसे उपयुक्त उम्र क्या होगी, 1 माह चोंच काटनी है। तो देखो, ऊपरी चोंच 1/4 भाग काटनी है और निचली चोंच काटनी है अपन को 1/8 भाग। तो ये दोनों चीजें, तो देखो ऊपरी चोंच 1/4 भाग और निचली चोंच 1/8 भाग, तो उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। तो ये बी वाला अंतिम उत्तर सही हो गया। अगला देखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1970, 65, 55 और 75। तो देखिए, राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। अगला देखिए, संभोग के कितने दिनों के बाद गर्भधारण की जांच करवानी चाहिए, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 60 दिन। तो 60 दिन पर करवानी चाहिए, यानी कि नर मादा का जिस दिन संभोग कराया गया हो उसके लगभग 60 दिन पर आपको जांच करवानी है कि मादा पशु गर्भवती है या नहीं है। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, मुर्गियों को दिए जाने वाले आहार का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला वाला, कार्बोहाइड्रेट 60 से 70% दिया जाता है, सही है। प्रोटीन 10 से 20 दिया जाता है, ये भी सही है। खनिज लवण 2 से 5% दिया, ये भी सही है। विटामिन 1 से 2%, तो ये वाला गलत है, क्योंकि विटामिन 0.1 से लेकर 0.5% के आसपास दिए जाते हैं। अगला देखिए, बेड को डिपिंग का उद्देश्य है, यानी कि बेड में डिपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाह्य परजीवियों से मुक्त करना, आंतरिक परजीवियों से मुक्त करना, प्रजनन क्षमता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो डिपिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाह्य परजीवियों से मुक्ति। अगला प्रश्न देखिए 150 नंबर का, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। गाय का गर्भकाल भैंस के गर्भकाल से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, होता है, क्योंकि गाय का गर्भकाल 9 माह 9 दिन होता है, जबकि भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन होता है। तो यानी कि इसका पहला वाला जो पॉइंट था अपना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भैंस की नाड़ी दर गाय की नाड़ी दर से अधिक होती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो भैंस की नाड़ी दर है वो तो होती है 40 से 45, जबकि गाय की जो नाड़ी दर होती है वो होती है 40 से 50। तो ये वाला गलत हो जाएगा। गाय की श्वसन दर भैंस की श्वसन दर से अधिक होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि गाय की श्वसन दर होती है 20 से 25, जबकि भैंस की जो श्वसन दर होती है वो होती है 16 से 18 प्रति मिनट। गाय का मध्यकाल भैंस के मध्यकाल से छोटा होता है, गाय का मध्यकाल भैंस के मध्यकाल से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही हो जाएगा। इसका अंतिम उत्तर राइट ये हो जाएगा। देखो कैसे, अंतिम उत्तर तो राइट हो गया बी, लेकिन इसको भी अपन देख लेते, क्योंकि गाय का मध्यकाल होता है 12 से 24 घंटे तक गाय मध्य में रहती है, जबकि भैंस रहती है 36 घंटे तक। तो इसमें वो कह रहा है गाय का मध्यकाल भैंस के मध्यकाल से छोटा होता है, तो बिल्कुल होता है, ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा,
ये भी राइट हो जाएगा, लेकिन ये वाला गलत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दांतों के द्वारा पशु की उम्र ज्ञात की जाती है? केनाइन, इंसाइजर, प्री मोलर व मोलर और सभी के द्वारा। तो देखो अपन से प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किन दांतों के द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गाय भैंस का जबड़ा होता है, यहाँ से यहाँ तक के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, दो दांत ये जो निकले हुए होते हैं ये केनाइन होते हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो दांत होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, और जो अंतिम वाले जो दांत होते हैं वो मोलर दांत होते हैं। अब देखो इनमें से सबसे पहले आने वाले जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। जैसे गाय भैंस का जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें जन्म के समय ये इंसाइजर दो दांत पाए जाते हैं, तो सबसे पहले दांत ही ये आते हैं। और उम्र ज्ञात करने के लिए जो सबसे प्रमुख दांत है वो भी इंसाइजर दांत है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। अगला प्रश्न देखिए 152 नंबर का, ऊंट का अस्थायी दंत सूत्र होता है। तो देखो जब भी अस्थायी दंत सूत्र की बात आती है तो आपको मोलर दांत देखना है, क्योंकि अस्थायी दंत सूत्र के अंदर मोलर दांत नहीं पाए जाते। तो देखो एक तो इसके अंदर नहीं है और एक इसके अंदर नहीं है, यानी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इसका उत्तर या तो ये होगा या इसका उत्तर ये होगा। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो ऊंट होता है तो इसके अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर दांत होते हैं, लेकिन गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर ये दांत नहीं होते हैं। तो देखो ऊपर में दांत सिर्फ इसमें मिल रहे हैं, इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो अगर गाय भैंसों का होता तो ये चला जाता, लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि नॉर्मली ऊंट के अंदर, तो ऊंट के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत मिलते हैं, तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला देखिए, भैंस को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर कितना सूखा चारा आवश्यक है? 3 से 4 किलो, 2 से 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो और 1.5 से 2 किलो। तो भैंस को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर 2.5 से 3 किलो भूसे की आवश्यकता होती है। अब देखो अगर आप यहाँ से गाय का पूछा जाता तो गाय को देते हैं 2 से 2.5 किलोग्राम देते हैं। अगर गाय का बछड़ा है, छोटी जो बछड़ी होती है, तो उसे 2 किलो प्रतिदिन देते हैं 100 किलो शरीर भार पर। अगर वो भेड़ बकरी होती तो भेड़ बकरी को 100 किलो शरीर भार पर 3 से 4 किलो ये सूखा चारा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसी में पशु के प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को क्या कहते हैं? यानी प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को मध्यकाल नहीं कहते हैं, गर्भकाल ये भी नहीं कहते हैं, प्रसव काल ये भी नहीं कहते हैं, दुग्ध काल। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिकूल मौसम में हे बनाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? कौन से में पूछ रहा है वो? प्रतिकूल मौसम में पूछ रहा है। पूड़ा विधि, फार्मगेरा विधि, ट्राइपोड और पिरामिड विधि और मैदानी विधि। तो जो प्रतिकूल मौसम में हे बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है ट्राइपोड या पिरामिड विधि। तो यानी कि इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशु प्रसव के कितने समय के बाद मद में आता है? 30 से 60 दिन, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। तो प्रसव के लगभग 60 से 90 दिन के बाद वो मद में आ जाता है। तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंसों की औसतन आयु होती है 10 से 12 वर्ष, 18 से 20, 20 से 23 और 6 से 8। तो जो गाय भैंसों की जो औसतन आयु होती है वो होती है 20 से 23 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंसों में शुष्क काल का समय होता है 30 दिन, 30 से 50 दिन, 90 से 120 दिन और 60 से 90 दिन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि शुष्क काल होता क्या है। तो शुष्क काल की परिभाषा होती है कि किसी भी मादा पशु के अंदर प्रसव से 2 माह पूर्व दूध निकालना बंद कर देने की जो क्रिया होती है उसे अपन शुष्क काल कहते हैं। तो गाय भैंसों के अंदर जो शुष्क काल का समय होता है वो होता है 60 से 90 दिन, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, रुमंती पशु यानी जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसमें इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो देखो ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांतों की संख्या होती है 0, नीचे होती है 4 जोड़े पाए जाते हैं। 4 को गुणा करोगे 2 से तो इंसाइजर दांतों की टोटल संख्या हो जाएगी 8। तो अपना उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, फलीदार है किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटास।
तो जो फलीदार है होता है वो होता है कैल्शियम का, और फलीदार है वाली फसलें कौन कौन सी होगी, जैसे बरसीम होगी, रिचका होगी, मटर हो गई। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला देखिए, किसकी खली में अप्लाटोक्सिन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है? सोयाबीन की खली में, मूंगफली की खली में, ज्वार की खली में और कपास की खली में। तो जो अप्लाटोक्सिन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है ये पाया जाता है मूंगफली की खली के अंदर। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अगला, गोसीपोल नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है सोयाबीन की खली में, मूंगफली की खली में, ज्वार की खली में और कपास की खली में। तो जो गोसीपोल नामक जो हानिकारक पदार्थ होता है ये पाया जाता है कपास की खली में। और एक चीज़ और याद रखना, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है एक तो सूअर के लिए और एक मुर्गी के लिए। अगला देखिए, उम्र ज्ञात करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सींगों के द्वारा, दांतों के द्वारा, शारीरिक दिखावट के द्वारा और खुरों के द्वारा। तो देखो, जो उम्र ज्ञात करने का सबसे सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है दांतों के द्वारा, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। देखो, पशु की उम्र यानी कि एक्चुअल क्या उम्र है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पशु को क्रय करते समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपको पशु की प्रॉपर उम्र याद हो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको कह दिया कि ये 5 साल का है, 7 साल का है, तो आप उसे कैसे पता लगाओगे? तो उन सब की जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है वो मानी जाती है दांतों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क चारे में नमी की मात्रा होती है 10 से 15, 30 से 40, 60 से 90 और 30 से 40। तो देखो यहाँ पे 30 से 40 आ गया, तो आप यहाँ पे 40 से 50 कर लेना। तो वो पूछ रहा है सूखे चारे में नमी की मात्रा कितनी होगी? तो जो सूखा चारा होता है उसके अंदर नमी की मात्रा होती है 10 से 15%, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी का स्थायी दंतसूत्र क्या होगा? तो देखो, अब अगर वो बात कर रहे हैं स्थायी दंतसूत्र की, यानी कि मोलर दांत उपस्थित होना चाहिए। तो यानी कि मोलर दांत एक तो इसके अंदर है और एक ही अपने पास इसके अंदर है। तो यानी कि उत्तर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी का कौन सा होगा? तो देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत आपको अनुपस्थित ढूंढना है। तो देखो, इसके अंदर तो अनुपस्थित है और इसके अंदर है, तो जिसके अंदर अनुपस्थित होंगे वही उत्तर राइट हो जाएगा। तो इसका उत्तर राइट हो गया अपने पास ए वाला। अगला देखिए, खीस में अम्लता कितनी होती है? 0.12 से 0.14, 0.20 से 0.40, 0.50 से 0.60, 0.70 से 0.90। तो जो खीस में जो अम्लता होती है वो होती है 0.20 से लेकर 0.40। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? यानी कि दूध में कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक। तो देखो, आयरन की तो दूध के अंदर कमी पाई जाती है, लेकिन दूध में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, पशुओं में सींग पर पहला छल्ला किस उम्र पर आता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो देखिए, पशुओं में जो सींगों पर पहला छल्ला आता है वो आता है 3 वर्ष पर। अब देखो, आप इसमें इतनी सी बात समझो कि अगर आपको पशु में छल्लों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है उम्र माइनस 2। अगर आपको उम्र ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है छल्ला प्लस 2। ये चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है। देखिए, अगर किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 6 है, देखो अगर किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 6 है तो पशु की उम्र कितनी होगी? तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर उम्र ज्ञात करनी हो तो उम्र ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है उम्र बराबर छल्ला प्लस 2। तो देखो, छल्ले की संख्या कितनी है? 6, तो प्लस कर दो 2, तो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा 8। तो इसका उत्तर राइट हो गया अपना सी वाला। इसके बाद अगला देखिए, ऊंट कितनी वर्ष की उम्र पर फुल माउथ हो जाता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष। तो ऊंट 7 वर्ष की उम्र पर फुल माउथ हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गाय भैंस कब हो जाती है, तो गाय भैंस लगभग 4 से 5 वर्ष की उम्र पर हो जाती है। भेड़ बकरी लगभग 2.5 से 3 वर्ष की उम्र पर फुल माउथ हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दांत चारे को चबाने का काम करते हैं? तो देखो, जैसे दांतों का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से,
तो यहाँ से यहाँ तक के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। ये दोनों जो दांत निकले होते हैं, जैसे सूअर में निकले होते हैं तो उनको टस्क बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के दांत प्रीमोलर होते हैं और यहाँ से यहाँ तक के दांत होते हैं मोलर। तो उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से दांत चारे को चबाने का, तो जो प्रीमोलर और जो मोलर दांत होते हैं ये चारे को चबाने का काम करते हैं। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, टोंड दूध में वसा व वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। देखो, जो टोंड जो दूध होता है ये आता है नीले रंग की थैली के अंदर आता है। इसके अंदर वसा की मात्रा होती है 3% और एसएनएफ होता है इसके अंदर 8.5%। अगला देखिए, गाय की दुग्ध नलिकाओं में पाया जाता है पानी, रक्त, दूध व रक्त दोनों। तो गाय की जो दुग्ध नलिकाएं होती है उसके अंदर रक्त पाया जाता है। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि रक्त कौन सा होता है तो ये रक्त होता है अशुद्ध रक्त। अगला, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। जेल्डोलोपाइनेस विधि के द्वारा, आयोडीन परीक्षण से, गर्बर विधि से, मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट से। तो जो दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जाता है ये लगाया जाता है आयोडीन परीक्षण से। भेड़ के बच्चों को कितनी उम्र तक दूध पिलाया जाता है। 12 सप्ताह, 8 सप्ताह, 6 सप्ताह और 10 सप्ताह। तो भेड़ के बच्चों को लगभग 12 सप्ताह तक दूध पिलाया जाता है, यानी 175 का उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। चारे की गुणवत्ता बढ़ाने में यूरिया का कितने प्रतिशत घोल काम में लाया जाता है। 1%, 2%, 3% और 4%। तो चारे की गुणवत्ता बढ़ाने में यूरिया का 4% घोल काम में लाया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, 4 किलो यूरिया को 40 किलो पानी में घोलकर 100 किलो भूसे को उपचारित करना है। तो ये हो गया 4%, यानी इसका उत्तर राइट हो गया डी वाला। अगला देखिए, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है। पशुपालन, एनिमल साइंस, वेटेनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका जो फाइनल अंतिम उत्तर राइट होगा वो एनिमल हस्बेंड्री, यानी डी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की मात्रा किस पशु के दूध में सर्वाधिक होती है। गाय, भैंस, भेड़ और ऊंटनी। तो इंसुलिन की जो मात्रा होगी वो ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक होगी, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी। झुंड से अवांछनीय पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है। सकलिंग, विनिंग, आइसोलेशन और कलिंग। तो देखो, झुंड से अवांछनीय पशुओं को अलग करने की जो क्रिया होती है वो कलिंग कहलाती है। और एक चीज़ और याद रखना, कलिंग हमेशा किया जाता है प्रतिवर्ष। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो कलिंग किया जाता है वो कब किया जाता है, प्रतिदिन, प्रति 6 माह, प्रति माह या प्रतिवर्ष। तो अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा प्रतिवर्ष। अगला देखिए, गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा कितनी होती है। देखो, ये वाला प्रश्न आपको समझना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जानवर को एक तो देते हैं दाना और एक देते हैं अपन चारा। दाना कम देते हैं और चारा आप ज़्यादा दोगे, तो यानी कि दाना हो गया 1/3 और चारा हो गया 2/3। अब अपन बात करेंगे चारे के बारे में। चारा 2 प्रकार का होता है, एक चारा हो गया हरा चारा और एक चारा हो गया अपने पास सूखा चारा। जानवरों को अपन हरा चारा कम खिलाएंगे और सूखा चारा ज़्यादा खिलाएंगे। तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3। अब अपना इस प्रश्न का उत्तर अपन को मिल जाएगा कि गाय को दिए जाने वाले कुल चारे में हरे चारे की मात्रा, तो हरे चारे की मात्रा होगी 1/3। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। तो आपको डायरेक्ट इसके अंदर ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि कितना कितना दिया गया, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, नई दिल्ली में और गुवाहाटी असम में। तो जो केंद्रीय सूअर अनुसंधान स्थित है ये है गुवाहाटी असम में, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, सूअर के नमकीनी मांस को क्या कहते हैं। सूअर के नमकीनी मांस को बेकन, चिकन, पोरक और मटन। तो जो सूअर का जो नमकीनी मांस होता है उसको जाना जाता है बेकन के नाम से। तो इसका उत्तर राइट हो गया ए वाला। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोरक कहा जाता है। दूध उतारने के लिए यानी मिल्क लेट डाउन की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन, एड्रिनलिन, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन।
तो दूध उतारने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार है। और ये ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है ये हार्मोन 5 से 7 मिनट तक काम करता है, यानी दूध निकालने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो भी आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी कर लेनी है। अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूरी हो जानी चाहिए। अब ऑप्शन में 5 मिनट भी आ जाए, 6 मिनट भी आ जाए, 7 मिनट भी आ जाए और 8 मिनट भी आ जाए, तो फिर आपको उस वाली कंडीशन में 5 मिनट वाला उत्तर बिल्कुल राइट करना है। अगला आ जाइए, वह कौन सा रोग है जिसमें पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठ जाता है। लंगड़ा बुखार में, सर्रा में, मिल्क प्योर में और एंटेरोटॉक्सी में यानी फड़कियाँ में। तो देखो पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठता है मिल्क प्योर बीमारी में, जिसको अपन हाइपोकैल्सिएमिया, ठंडा बुखार आदि नामों से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कोक्सीडियोसिस बीमारी किन पशुओं में होती है। गोवंश में, मुर्गियों में, भेड़ बकरियों में और ऊंट में। तो जो कोक्सीडियोसिस जो बीमारी होती है ये होती है मुर्गियों के अंदर और इसे खूनी पेचिश के नाम से भी जानते हैं। इमेरिया टेनेला, इमेरिया फ्यूरिस आदि इसके प्रमुख रोग कारक हैं। अगला प्रश्न देखिए, एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद है पनीर, दही, चीज और छेना। तो जो एंजाइम के द्वारा जमाया हुआ उत्पाद है ये है चीज, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है, यानी कि जो मनुष्य का जो दूध होता है उसमें राख की मात्रा आपको बतानी है 0.2, 0.5, 0.7 और 0.8। तो इसका अंतिम उत्तर राइट हो जाएगा 0.2%, यानी कि 0.25 होता है। तो नॉर्मली यहाँ 0.2 दे रखा है तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात कितना होता है। तो देखो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होगा तो कैल्शियम फास्फोरस का होगा 2:1। और कभी आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात कितना होगा तो वो होता है 6:1। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, गारगेट व अयन शीत के नाम से किस रोग को जाना जाता है। मिल्क प्योर को, थनेला को, लंगड़ा बुखार को और गलगोटू को। तो गारगेट व अयन शीत के नाम से जाना जाता है थनेला रोग को, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, आहर टिम्पेनी या टिम्पोनाइटिस एक बीमारी है, प्रोटोजोआ जनित है, फफूंद जनित है, आहर जनित है और जीवाणु जनित। तो देखो यहाँ पे टिम्पेनी और टिम्पोनाइटिस, तो इसको बोलते हैं अपन आफरा भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखो ये कारण है आहर का। उसके बाद अगला देखिए, किस रोग से भारत मुक्त है। यहाँ पे आपको 4 रोग दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा रोग है जिससे भारत मुक्त है। रिंडरपेस्ट, लंगड़ा बुखार, खुरपक्का मुंहपक्का और गलगोटू। तो रिंडरपेस्ट से भारत मुक्त है। देखो इसके अंदर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो भारत में सन 1954 के अंदर रिंडरपेस्ट उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया। मई 2006 के अंदर भारत रिंडरपेस्ट से बिल्कुल मुक्त घोषित कर दिया गया, जबकि नॉर्मल लगभग मई 2011 के अंदर 25 मई 2011 के आसपास पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा पूरे विश्व को रिंडरपेस्ट बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पशु प्लेग किस रोग का उपनाम है। रिंडरपेस्ट, लंगड़ा बुखार, खुरपक्का मुंहपक्का और गलगोटू। तो जो पशु प्लेग है ये रिंडरपेस्ट का उपनाम है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, रुमंती पशु में कुल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। 20, 32, 18 और 36। तो रुमंती पशु में कुल अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20। देखो कैसे, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो देखो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर दांत नहीं होते हैं और नीचे होते हैं 4। यहाँ पे केनाइन दांत जुगाली करने वाले में बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। मोलर, प्री मोलर दांत ऊपरी जबड़े में 3 होते हैं और निचली जबड़े में भी होते हैं 3। और जो मोलर जो दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े में भी अनुपस्थित होते हैं और निचले जबड़े में भी अनुपस्थित होते हैं। तो देखो 4, 3 हो गए 7, 7 और 3 हो गए 10। और दांत हमेशा ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, यानी कि 10 को 2 से गुणा करोगे तो उत्तर हो गया अपना 20। तो यानी कि 193 नंबर का फाइनल उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला।
अगला प्रश्न है 194 नंबर का, गाय भैंस के आवास को कहा जाता है बायर या बारन, स्टाई, स्टेबल और ब्रूड आवास। तो जो गाय भैंस का जो आवास होता है उसे बायर या बारन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, बंद आवास के प्रकार होते हैं। जो देखो पशुओं में दो प्रकार के आवास होते हैं, एक होता है खुला आवास और एक होता है बंद आवास। तो देखिए उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि बंद आवास के प्रकार होते हैं मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि और दोनों। तो बंद आवास के ये दोनों ही प्रकार है, एक तो होता है मुंह से मुंह विधि और एक होता है पूंछ से पूंछ विधि। अगला प्रश्न देखिए, बंद आवास में पशु को पालने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि, दोनों इनमें से कोई नहीं। अब देखो बंद आवास में दो प्रकार की विधियां होती है, एक होती है मुंह से मुंह विधि और एक होती है पूंछ से पूंछ विधि। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें सबसे सर्वोत्तम कौन सी है? तो इनमें जो सबसे सर्वोत्तम विधि होती है वो पूंछ से पूंछ विधि होती है। अगला देखिए, सूअरों का आवास कहलाता है, यानी कि गाय भैंसों का जो आवाज था वो बायर या बारन कहलाता है। तो जो सूअर होते हैं उनके आवास को क्या कहा जाता है? तो सूअर के आवास को कहा जाता है स्टाई, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, घोड़ों के आवास को क्या कहा जाता है? बायर या बारन, स्टाई, स्टेबल और ब्रूडर आवास। तो देखो आपने देखा कि बायर या बारन गाय भैंस के आवास को कहा गया, स्टाई सुअर के आवास को कहा गया, ब्रूडर आवास जहां मुर्गियों को 0 से 4 सप्ताह के जो चूजों को पालने की जो क्रिया होती है वो ब्रूडर आवास में की जाती है। इसीलिए घोड़ों का जो आवास होगा वो हो जाएगा स्टेबल या अश्वबल भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला प्रश्न है, पशु आवास के कितने प्रकार होते हैं? बंद आवास, खुला आवास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो पशु आवास होते हैं उनके दोनों ही प्रकार होते हैं, बंद आवास और एक खुला आवास। और बंद आवास तो आपने अभी पढ़ा कि मुंह से मुंह विधि और पूंछ से पूंछ विधि। और खुले आवास के अंदर पशुओं को एक बड़े से बाड़े के अंदर बंद कर दिया जाता है और जानवर उसके अंदर घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिस आवास में रोगी पशु को रखा जाता है उस आवास को क्या कहा जाता है? तो देखो बुलपेन आवास में सांड को रखा जाता है, आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बीमार पशु को रखा जाता है। तो इसका उत्तर तो राइट हो जाएगा बी वाला। होल्डिंग स्पेस यानी वह स्थान जहां पे पशु को दूध निकालने के लिए रखा जाता है, काविंग बॉक्स जहां पे नवजात बछड़े को, देखो जहां नवजात बछड़ा पैदा होता है यानी कि मादा पशु जो प्रसव की तैयारी करती है तो उस समय उसे वहां रख दिया जाता है, वो कहलाता है काविंग बॉक्स। तो ये 4 प्रकार के आवास है जो अपन ने पढ़े। बुलपेन के अंदर सांड को रखा गया, आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बीमार पशु को रखा गया, होल्डिंग स्पेस के लिए पशु को दूध निकालने के लिए रखा जाता है, और काविंग बॉक्स में जब मादा पशु का प्रसव होने वाला होता है तब उसको रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिस आवास में सांड को रखा जाता है उसे कहा जाता है बुलपेन आवास, बुलोक बॉक्स, होल्डिंग स्पेस और काविंग बॉक्स। तो जिस आवास में सांड को रखा जाता है उसे बुलपेन आवास कहा जाता है, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, काविंग बॉक्स में गर्भित पशु को कब रखा जाता है? यानी कि जो काविंग बॉक्स होता है उसमें गर्भित पशु को कब रखा जाता है? प्रसव के 15 दिन बाद, प्रसव के 15 दिन पहले, गर्भावस्था के समय और मध्यकाल के समय। तो जो काविंग बॉक्स होता है उसमें मादा पशु को प्रसव से 15 दिन पहले रखा जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, जिन पशुओं का प्रसव काल होने वाला होता है उसे किस कमरे में रखा जाता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जिन पशुओं का प्रसव होने वाला होता है उसे अपन काविंग बॉक्स के अंदर रखेंगे। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, बंद आवास में गाय को रहने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? अब वो अपन से पूछ रहा है किसकी? बंद आवास की। तो देखो बंद आवास में गाय को 20 से 25 फीट वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है, और अगर वो भैंस की पूछता तो भैंस में 25 से 35 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। अगला देखिए, खुले आवास में गाय भैंस को रहने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है? ये आपको बताना है वर्ग फीट में। 50 से 60, 80 से 100, 100 से 120 और 60 से 80। तो देखो एक जो नवजात बछड़ा होता है उसे लगभग 50 से 60 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर अपन गाय भैंस की बात करते हैं तो गाय भैंस को खुले आवास के अंदर लगभग 80 से 100 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा बी वाला।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन पशुओं को रहने के लिए जगह अधिक आवश्यकता है? गाय को, भैंस को, गाभिन गाय को और भेड़ और बकरी को। तो देखो, रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है वो गाभिन पशु को होती है। तो यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशु आवास बनाते समय उसकी लंबाई रखी जाती है, यानी कि जो पशु आवास होती है उसकी लंबाई कैसे रखते हैं? दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम। तो देखो, पशु आवास की जो लंबाई होती है वो होती है पूर्व से पश्चिम और उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है उत्तर से दक्षिण। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में वह अवस्था जिसमें सभी जननांग क्रियाशील हो जाते हैं तथा नर में शुक्राणु का निर्माण व मादा में अंडाणु का निर्माण होने लग जाता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है? तो वह अवस्था यौवनावस्था कहलाती है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। तो देखो, ये वह अवस्था होती है जिसमें मादा पशु या नर पशु के सभी प्रजनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं तथा जैसे नर में शुक्राणु का निर्माण होने लग जाता है, मादा में अंडाणु का निर्माण होने लग जाता है, तो ऐसी अवस्था को अपन यौवनावस्था कहते हैं। तो देखो, सबसे जो नॉर्मली सब में अलग अलग प्रकार की यौवनावस्था होती है। जैसे विदेशी जो गाय होती है जर्सी, उसमें लगभग 8 से 18 माह यौवनावस्था का समय होता है, जबकि जो भारतीय गायें होते हैं उनमें लगभग 24 से 30 माह का समय होता है। तो ये होते यौवनावस्था। अगला प्रश्न देखिए, जब एक मादा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, यानी कि कोई सी भी मादा पशु जो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, उन जुड़वा बच्चों में एक नर हो तथा एक मादा हो, तो इस वाली स्थिति में मादा हमेशा बांझ होती है। याद रखना, देखो एक बार फिर प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। जब एक मादा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, उनमें एक नर तथा दूसरी मादा हो, तो इसमें मादा हमेशा बांझ होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रीमार्टिन, व्हाइट हीपर बीमारी, क्रिप्टोकिज्म, इन्पोन्टेंसिया कोंडाई। तो देखो, ऐसी वाली स्थिति को अपन प्रीमार्टिन के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, नर में 2 वृषण होते हैं। ये दोनों वृषण वृषण कोष में रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में एक या दोनों वृषण का वृषण कोष में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो देखो, प्रीमार्टिन, व्हाइट हीपर बीमारी, क्रिप्टोकिज्म और इन्पोन्टेंसिया कोंडाई। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो नर के अंदर दोनों वृषण होते वो वृषण कोष में नहीं आते, एक नहीं आ रहा या दोनों नहीं आ रहे, तो ऐसी वाली कंडीशन को अपन कहते हैं क्रिप्टोकिज्म। देखो, कई बार आपने देखा होगा, हाथी होते हैं उसके अंदर उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं वृषण, तो उसके अंदर वृषण कोष उपस्थित नहीं होता। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? क्रिप्टोकिज्म का उदाहरण हो जाएगा। अगला आ जाइए, बकरियों में झाड़ियों व पौधों से पत्तियों व फूलों को खाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखो, बकरियों की झाड़ियों व पौधों से पत्तियों व फूलों को खाने की जो क्रिया होती है उसे अपन ब्रूसिंग व चुटाई कहते हैं। अगर यहाँ पे अपन से ये पूछा जाता कि बकरी आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर पेड़ से फूल और पत्तियों का खा रही है, तो वो वाली क्रिया क्या कहलाती? ब्राउजिंग कहलाती। तो यानी कि जैसे इस प्रकार से समझिए आप, ये जमीन समतल वाला भाग हो गया और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। तो अब अगर बकरी जमीन पे अपने आगे वाले पैर, देखो पीछे वाले पैरों को यहाँ रखा, आगे वाले पैरों को पेड़ पे रखा और फिर पेड़ से और फूल और पत्तियों को खाती है, तो ऐसी वाली कंडीशन कहलाती ब्राउजिंग। लेकिन अपन से पूछा गया है कि बकरियों में झाड़ियों व पौधों से पत्तियों व फूलों को खाने की, यानी कि बकरी यहाँ पे और डायरेक्ट अगर फूल और पत्तियों को खा रही है, जैसे झाड़ियों से इनसे चूट चूट कर खाती है, तो उसको बोलते हैं अपन चुठाई। अगला आ जाइए, वेलोविंग किस पशु का सबसे प्रमुख लक्षण है? गाय का, भैंस का, ऊंट का और बकरी का। तो देखिए, वेलोविंग की जो क्रिया होती है वो भैंस के अंदर पाई जाती है। वेलोविंग क्या होता है वो देखिए, भैंस का और सूअर का पानी से भरे हुए गड्ढे में लौटने की जो क्रिया होती है उसे अपन वेलोविंग कहते हैं, और वेलोविंग का जो मुख्य संबंध है वो भैंस से है। अगला देखिए, सूअरों व भैंसों के लौटने हेतु पानी से भरा हुआ गड्ढा क्या कहलाता है? देखो, जो लौटने की जो क्रिया थी उसे वेलोविंग कहा जाता है, और जो सूअरों और भैंसों के लौटने के लिए पानी से भरा हुआ, यानी जो कीचड़ से भरा हुआ जो गड्ढा होता है उसे अपन वालव कहते हैं। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं को ब्रूस से रगड़कर नहलाना कहलाता है ट्रिमिंग, ब्रूसिंग, डिपिंग और ग्रूमिंग। तो पशुओं को ब्रूस से रगड़कर नहलाना कहलाता है ग्रूमिंग।
तो इसका उत्तर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, पशुओं में ग्रूमिंग के क्या लाभ है। तो देखो, जब आप जानवरों को ब्रश से रगड़ कर नहलाते हो तो त्वचा में चमक आती है, बिल्कुल सही है। बाह्य परजीवी जैसे जुएं, चीचड़े, पिस्सू, कलील ये सब मर जाते हैं। शरीर में रक्त संचरण तेजी से होता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, ब्रूसिंग किस पशु की एक सबसे प्रमुख क्रिया है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि बकरी के द्वारा पेड़ से या झाड़ियों से फूलों पत्तियों का चूट चूट कर खाना कहलाता है ब्रूसिंग, और ब्रूसिंग का जो संबंध है वो हो जाएगा बकरी से। प्रश्न देखिए, दो मधकालों के बीच की दूरी कहलाती है मधकाल, मधचक्र, शुष्क काल और यौनावस्था। तो जो दो मधकालों के बीच की दूरी होती है उसे मधचक्र कहा जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा व गधा को नियंत्रित किया जाने वाला ट्विच नामक उपकरण कहाँ लगाया जाता है। तो देखिए, कान के आधार पर, ऊपरी होठ पर, दोनों जगह, पुट्ठे वाला भाग पर। तो घोड़े और गधे को नियंत्रित करने वाला जो उपकरण होता है वो ट्विच होता है, और ट्विच लगाया जाता है कान के आधार पर भी लगाया जाता है और ऊपरी होठ पर भी। तो यानी कि इसका उपरोक्त में हो जाएगा दोनों जगह पे लगाया जाता है। अगला देखिए, गोवंश को गिराने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो देखो, गाय भैंसों को या नॉर्मल पशुओं को जो गिराने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अपन कास्टिंग। और आपसे पूछा जाता है कि गाय भैंस को गिराने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो एक तो होती है रिफ्यूज और एक होती है अल्टरनेटिव। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा दोनों। और अगर आपसे रिफ्यूज और अल्टरनेटिव में से पूछा जाए कि दोनों में से सबसे सर्वोत्तम कौन सी होती है, तो सबसे सर्वोत्तम हो जाएगी रिफ्यूज विधि। उसके बाद अगला देखिए, घोड़े को गिराने की विधियां कौन कौन सी है। डबल साइड लाइन विधि, होबलस विधि, दोनों। तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न देखिए, पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना कहलाता है गर्भकाल, शुष्क काल, प्रसव काल, मध्यकाल। पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना कहलाता है शुष्क काल, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, पशुओं की गणना किस ओर से की जाती है। मुंह की ओर से, पूंछ की ओर से, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो जो पशुओं की जो गणना की जाती है वो की जाती है पूंछ की ओर से। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंसों में शुष्क काल का समय होता है 30 दिन, 30 से 50 दिन, 90 से 120 दिन और 60 से 90 दिन। तो गाय भैंसों में जो शुष्क काल का समय होता है वो होता है 60 से 90 दिन, यानी 2 से 3 माह। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी वाला। अगला देखिए, पशुओं में आफरा आने पर ट्रोकार केनुला नामक उपकरण पशु के किस ओर लगाया जाता है। बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब पशुओं में आफरा आता है तो गैस बनती है, और उस गैस को बाहर निकालने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो होता है ट्रोकार केनुला। और ट्रोकार केनुला पशु के बाईं ओर लगाया जाता है, क्योंकि पशुओं में जो आमाशय होता है, जब आप पूंछ की तरफ से देखोगे तो बाईं ओर पशुओं में आमाशय होता है और उसी में वो लगाया जाता है। तो इसका उत्तर जो राइट होगा वो हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा व गधा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है ट्रेविस, ट्रोकार केनुला, ट्विच, नाक में छल्ला डालना। तो घोड़ा और गधा को जो नियंत्रित किया जाता है वो ट्विच के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। लोरड कहा जाता है बकरी से प्राप्त वसा, दूध से प्राप्त वसा, सूअरों से प्राप्त वसा, जानवरों से प्राप्त वसा। तो लोरड कहा जाता है सूअर से प्राप्त वसा को कहा जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। उसके बाद अगला देखिए, पशु के द्वारा मद के लक्षण पूर्णतः प्रकट नहीं करना। एनिस्ट्रस, साइलेंट हीट, निम्फोमेनिया और मदकाल। तो देखो, पशु के द्वारा मद के लक्षण पूर्णतः प्रकट नहीं करना कहलाता है साइलेंट हीट। अगर जानवर हीट में ही नहीं आ रहा, तो यानी कि मद में ही नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं अपन एनिस्ट्रस। यदि पशु मद में तो आ रहा है लेकिन मद के अत्यधिक लक्षण प्रकट कर रहा है तो वो होगा निम्फोमेनिया। और यदि पशु साधारण मद में आ रहा है जिसमें वो समान मात्रा में सही तरीके से मद के लक्षण प्रकट कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन को कहलाता है मदकाल। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैं एक बार दोबारा फिर बता रहा हूँ, एनिस्ट्रस का अर्थ होता है पशु का मद में नहीं आना। साइलेंट हीट का मतलब होता है पशु का मद में आना लेकिन मद के पूर्णतः लक्षण प्रकट नहीं करना। निम्फोमेनिया का अर्थ होता है पशु का मद में आना तथा मद के लक्षण अत्यधिक प्रकट करना। और
और मध्यकाल का अर्थ होता है पशु के द्वारा मध्य के लक्षण प्रकट करना, तथा मादा पशु की योनि से एक हार्मोन भी स्रावित होता है, जो कि नॉर्मल जो शरीर के द्वारा जो हार्मोन निकल रहे हैं वो मादा की योनि से बाहर आते हैं, तथा वो हार्मोन जो कि नॉर्मली नर को संभोग हेतु आकर्षित करते हैं और उस अवस्था को कहा जाता है मध्यकाल। अगला प्रश्न देखिए, साइलेंट हीट मुख्यतया किस पशु में पाई जाती है? गाय में, भैंस में, भेड़ में और बकरी में। तो जो साइलेंट हीट का प्रमुख लक्षण जो प्रकट करती है वो भैंस, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, पशु के द्वारा अधिक मद के लक्षण प्रकट करना कहलाता है एनिस्ट्रस, साइलेंट हीट, निम्फोमेनिया और मध्यकाल। तो पशु के द्वारा अधिक मद के लक्षण प्रकट करना कहलाता है निम्फोमेनिया, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला, पशुओं में आमाशय किस ओर होता है? अपने पास है बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो पशुओं में जो आमाशय होता है वो होता है बाईं ओर, और पशुओं में जब आफरा आता है तब ट्रोकार कैनुला जो लगाया जाता है वो भी बाईं ओर लगाया जाता है। इसने पशु का मद में नहीं आना कहलाता है एनिस्ट्रस, निम्फोमेनिया, मध्यकाल और साइलेंट हीट। तो पशु का मद में नहीं आना कहलाता है एनिस्ट्रस, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। पशुओं में दूध किस ओर से निकाला जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। जो पशुओं में जो दूध निकाला जाता है वो निकाला जाता है बाईं ओर से, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, पशुओं की वह अवस्था जिसमें सभी लैंगिक रूप से संतान उत्पत्ति में सक्षम हो जाता है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होना, तथा मादा पशु में हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं जो योनि से तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होते हैं, जो नर को संभोग हेतु आकर्षित करते हैं। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? यौनावस्था, मध्यकाल, मध्य चक्र और गर्भकाल। एक बार देखना फिर, पशु की वह उम्र जिस पर वो लैंगिक रूप से संतान उत्पत्ति में सक्षम हो जाता है, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, तत्व मादा पशु हार्मोन स्रावित होने लग जाते हैं जो योनि से तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होते हैं, और वो जो स्रावित होने वाले जो तरल पदार्थ हैं जो नर को संभोग हेतु तो आकर्षित करते हैं, तो उस अवस्था को अपन मध्यकाल कहते हैं। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, पशु में खुर काटने की क्रिया क्या कहलाती है? क्लिपिंग, ट्रिमिंग, शेयरिंग और ग्रूमिंग। तो पशुओं में जो खुर काटने की जो क्रिया होती है उसे अपन ट्रिमिंग कहते हैं, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को कहते हैं मध्यकाल, गर्भकाल, प्रसव काल, दुग्धकाल। तो निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को कहते हैं गर्भकाल, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। पशुओं में बाल काटने की क्रिया कहलाती है क्लिपिंग, ट्रिमिंग, शेयरिंग और ग्रूमिंग। तो पशुओं में जो बाल काटने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है क्लिपिंग, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, पशु के प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहते हैं मध्यकाल, गर्भकाल, प्रसव काल और दुग्धकाल। तो प्रसव से लेकर दूध सूखने के बीच वाले समय को कहते हैं दुग्धकाल, तो यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, पशु प्रसव के कितने समय के बाद दोबारा मद में आता है? 30 से 60 दिन, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 दिन। तो जब भी मादा पशु का प्रसव हो जाता है उसके लगभग 60 से 90 दिन के बाद वो पुनः मद में आता है, और अगर आपने समय पे मद में आने के पश्चात उसका संभोग करवा दिया, प्रजनन करवा दिया, तो दो ब्यात के बीच का समय भी कम हो जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला, गर्भाशय में मवाद बढ़ना कहलाता है मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, पायोमेट्रा और सर्विसाइटिस। तो गर्भाशय में जो मवाद बढ़ती है उसे अपन कहते हैं पायोमेट्रा, और अगर गर्भाशय में जब सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं मेट्राइटिस। थनों में सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस, और अगर सर्विक्स में सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं सर्विसाइटिस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंस का आवास कहलाता है। तो ये रिपीट हो चुका है क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसका उत्तर होगा बायर या बारन हो जाएगा। अगला देखिए, पशु स्वयं अपना दूध पी जाता है, इसे रोकने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ट्रोकार कैनुला, टीट साइपन, क्रेडल और ट्विच। तो देखो, पशु अपना दूध स्वयं पी जाता है तो इसे रोकने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसको क्रेडल बोलते हैं, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना सी। अगला प्रश्न देखिए, सुअर के मांस को कहते हैं बेकन, चिकन, पोरक और मटन। तो जो सुअर का जो मांस होता है वो पोरक कहलाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, भेड़ में डिपिंग का मुख्य उद्देश्य है।
तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं डिपिंग क्या होता है। तो दवा से भरे हुए पात्र में भेड़ के बच्चों को डुबो कर निकालने की क्रिया होती है, उसे डिपिंग कहा जाता है। डिपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाह्य परजीवियों से मुक्त करना, आंतरिक परजीवियों से मुक्त करना, प्रजनन क्षमता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो डिपिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है बाह्य परजीवियों से मुक्त करना। अगला देखिए, राजस्थान में सूअर प्रजनन फार्म स्थित है। अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में। तो राजस्थान के अंदर सूअर प्रजनन फार्म अलवर जिले के अंदर स्थित है, तो राइट हो जाएगा बी वाला। नसबंदी किया हुआ सांड कहलाता है बुलोक, स्टीर बुल और टीजर बुल। तो नसबंदी किया हुआ सांड कहलाता है टीजर बुल, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, गर्भाशय में सूजन कहलाती है। गर्भाशय में जब सूजन आती है उसे क्या कहा जाता है? मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, पायोमेट्रा और सर्विसाइटिस। तो गर्भाशय में जो सूजन होती है उसे अपन कहते हैं मेट्राइटिस, और गर्भाशय में जो मवाद भरी होती है उसको बोलते हैं पायोमेट्रा। तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो हो जाएगा ए वाला। निम्न में से किसका प्रयोग मत का पता लगाने के लिए किया जाता है? बुलोक, स्टीर बुल और टीजर बुल। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा टीजर बुल। थनों से रुके हुए दूध को बाहर निकालने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? ट्रोकार कैनुला, टीट साइफन, क्रेडल और ट्विच। तो थनों में से जो दूध रुक जाता है उसे निकालने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको बोला जाता है टीट साइफन। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ के बच्चे को दवा से भरे हुए पात्र में डुबाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिपिंग, डिवर्बिंग, सिपिंग और सिपिंग। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डिपिंग, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बाह्य परजीवियों से मुक्ति। अगला प्रश्न देखिए, थनों में सूजन आना कहलाता है मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, पायोमेट्रा और सर्विसाइटिस। जो थनों में जो सूजन आती है उस क्रिया को अपन बोलते हैं मेस्टाइटिस। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला।